तेहरान में घर घर आनंदोत्सव हो रहा था। आज शहजादा नादिर लैला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी थी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय न किया जाए। केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वह और बधू चिरंजीवी हो और सुख से रहें। लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गवारा न था। रईसों ने महफिलें सजाई, चिराग जलो बाजे बजवाए, गरीबों ने अपनी डफलियां संभाली और सड़कों पर घूम घूम कर उछलते कूदते फिरे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई से चमकता और मनोल्लास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया। काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुड़स की बरकत हो। हजारों आदमियों ने कहा आमीन। शहर की ललनाएं भी लैला को मुबारकबाद देने आईं। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहनी थी, आभूषणों का कहीं नाम न था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों से ध्वनि निकली, आमीन। कई साल गुजर गए। नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी मलका। ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी न हुआ था। दोनों ही प्रजा के हितैषी थे, दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। प्रेम ने वे सभी कठिनाइयां दूर कर दी जो लैला को पहले शंकित करती रहती थी। नादिर राजस्ता का वकील था, लैला प्रजासत्ता की, लेकिन व्यावहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था। कभी यह दब जाता, कभी वह हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लैला का रुख देखता था, लैला नादिर का। काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते, कभी नादियों को सैर करते, कभी किसी वृक्ष की छाव में बैठे हुए हाफिज की गजलें पढ़ते और झूमते। न लैला में अब उतनी सादगी थी, न नादिर में अब उतना तकल्लुफ था। नादिर का लैला पर एकाधिपत्य था जो साधारण बात न थी। जहां बादशाहों की महलसरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कैडियों से उनकी गणना होती थी, वहां लैला अकेली थी। उन महलों में अब शफखाने, मदरसे और पुस्तकालय थे। जहां महलसरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुंचता था, यहां अब हजारों से आगे न बढ़ता था। शेष रुपए प्रजाहित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे। यह सारी कतर व्योत लैला ने की थी। बादशाह नादिर था, पर अख्तियार लैला के हाथों में था। सब कुछ था, किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उसका असंतोष दिन दिन बढ़ता जाता था। राजसत्तावादियों को भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाहत के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष, जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया, अब एक हसीना के नाजुक पर कातिल हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा है। उधर प्रजा सत्तावादियों को लैला से जितनी आशाएं थी, सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थी। वे कहते, अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वह मंजिले मकसूद पर पहुंचे, कयामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज पर बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ठेलों पर बैठते भी डरते हैं कि कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचाल न आ जाए। दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयां होती रहती थी। न नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था, न लैला के समझाने का गरीबों पर। सामंत नादिर के खून के प्यासे हो गए, प्रज्ञा लैला की जानी दुश्मन। राज्य में तो यह अशांति फैली हुई थी, विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी। और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था। बादशाह और मलका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय था। नादिर और लैला आरामगाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजिम बिछी हुई थी। नादिर ने लैला का हाथ पकड़कर कहा, बस अब यह ज्यादती नहीं, वो तुम्हारी चाल हो चुकी। यह देखो, तुम्हारा एक प्यादा पिट गया। लैला, अच्छा यह शय आपके सारे पैदल रखे रह गए और बादशाह को शह पड़ गई। इसी पर दावा था। नादिर, तुम्हारे हाथ हारने में जो मजा है वह जीतने में नहीं। लैला, अच्छा, तो गोया आप दिल खुश कर रही हैं। शह बचाए, नहीं दूसरी चाल में मात होती। नादिर, अर्दब देकर, अच्छा अब संभल जाना, तुमने मेरे बादशाह की तौहीन की है। एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लैलापसंत की भी खबर है।
आपको 2 बार छोड़ दिया, अब की हरगिज न छोड़ूंगी। नादिर, अब तक मेरे पास दिलराम, घोड़ा, बादशाह को कोई गम नहीं। जब मैं ही तुम्हारी आदाओं पर निसार हो गया तब मेरा बादशाह कब बच सकता था। लैला, बातें न बनाइए, चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वाद किया था। यह कहकर लैला ने फरमान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती के से अक्षरों से लिखा था। इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था। लैला प्रजा को भूली न थी, वह अब भी उनकी हित कामना में संलग्न रहती थी। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लैला उसे शतरंज में 3 बार मात करे। वह सिद्धहस्त खिलाड़ी था, इसे लैला जानती थी, पर यह शतरंज की बाजी न थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कारते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कलम के एक एक चिन्ह से प्रजा की 5 करोड़ वार्षिक दर से मुक्ति हो गई। लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया। जो काम बरसों के आंदोलन से न हो सकता था, वह प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। यह सोचकर वह फूली न समाती थी कि जिस वक्त वह फरमान सरकारी पत्रे में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका सभा के लोगों को इसके दर्शन होंगे, उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेम मुग्ध होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था, मानो उसका वश होता तो सौदम्य की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता। सहसा राज्य भवन के द्वार पर शोर मचने लगा। एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टीडी दल अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राजद्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। प्रतिक्षण शारे बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधोन्मत्त जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस आएगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ रहे हैं। लैला लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए खड़ी थी, उसके मुख से एक शब्द भी न निकलता था। क्या यही वह जनता है जिनके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी? यही वह अशक्त, दलित, क्षुधा पीड़ित, अत्याचार की वेदा से तड़पती हुई जनता है जिस पर वह अपने को अर्पण कर चुकी थी।